हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम है फिफ्थ, और एक्ट हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सीपीसी भी बोलते हैं, या सिविल प्रक्रिया संहिता या दीवानी प्रक्रिया संहिता, जिसका कोड है 5001 यानी 5001 और क्वेश्चन है पूर्व न्याय। पूर्व न्याय का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 99% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हर बार प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। कितने का? 20 नंबर का। और जब इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तैयार, तो आपको बहुत कठिन सा लगेगा ये क्वेश्चन। लेकिन जिस तरीके से मैंने इसे बनाया है, जिस तरीके से मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, आपको ना तो यूनिक देखने की ज़रूरत है, ना फिर दोबारा इसे कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कहानी की तरह बिल्कुल याद हो जाएगा। और वैसे अगर आप इसे याद करने बैठोगे तो जैसे बॉल टप्पा खा के सिर के ऊपर से जाती है ना, उसी प्रकार ये क्वेश्चन सिर से ऊपर से जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को बस बड़े प्यार से और ध्यान से देखना है। जैसे जैसे मैं समझाता रहूं ऐसे ऐसे समझते रहना, और फिर इसे एक बार पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद इसे नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, एक बार में ही आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। 99% इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पूर्व न्याय। पूर्व न्याय को पहले हम, जैसे प्रत्येक वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और उसी के आधार पर आपकी वीडियो आगे चलेगी। जैसे ए और यहां बी। ठीक है, ए है प्रतिवादी, वादी, बी है प्रतिवादी। ए ने कुछ वर्ष पहले या कुछ समय पहले कोई केस डाला। क्या गिरा? केस डाला। भाई केस कहाँ पे डाले जाते हैं? किसी के घर में थोड़ी डाले जाएंगे, किसी कट्टे में थोड़ी डाले जाएंगे। कहाँ डाले जाएंगे? न्यायालय में डाले जाएंगे। ठीक है, न्यायालय में केस गिरा। अब केस गिरने के बाद वहां पे प्रतिवादी भी क्या हुआ? उपस्थित हुआ। उसने भी अपने जो कथन करने थे उसने अपने बाद में, मतलब अपने बचाव में दिए। अब जो न्यायालय ने इसमें क्या कर दिया? निर्णय दे दिया। क्या कर दिया? निर्णय दिया। अब वो वादी के पक्ष में गया है या प्रतिवादी के पक्ष में गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह लेना देना है कि ये जो केस पड़ा है उसमें क्या हुआ है? निर्णय हो चुका है। निर्णय को हम डिक्री की बोलते हैं या आज्ञप्ति भी बोलते हैं। ठीक है, डिक्री का भी मतलब यही होता है कि निर्णय आना। ठीक है, लास्ट डिसीजन। आज्ञप्ति का भी मतलब यही होता है, और निर्णय का मतलब तो होता ही निर्णय है कि ये निकल के आया है। जब ये चीज निकल के आ गई और एक केस क्या हो गया? फाइनल, और कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया। जो फैसला देना था दे दिया, और केस कर दिया बंद। अब ये जो वादी है उस केस से संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, चाहे वादी जीते या प्रतिवादी जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वादी जीत जाता है तो भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, और प्रतिवादी जीतता है तो वादी संतुष्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी वादी क्या कहता है कि भाई इस बात को न्यायालय ने निर्णय दे दिया या खारिज कर दिया। क्या कर दिया? खारिज हो जाए या निर्णय दे दे। पहले आप निर्णय की बात करो, खारिज की बाद में एक्सप्लेन करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, निर्णय दे दिया। तो अब ये जो वादी है ये कह रहा है अपने भाई से कि यार मैंने अपने नाम से केस डाला था तो उसको खारिज कर दिया था, एक काम कर तू अपने नाम से केस डाल। वादी ने किससे बोला? वादी का नाम था ए, वादी के भाई का नाम क्या था? ए बी। ठीक है,
सगा भाई था, बिल्कुल। कि यार तुम डाल के देखो इस केस को, शायद आपके नाम से चल जाए। तो ए बी ने क्या करा, केस लिया और क्या करा, न्यायालय में लेके गया। केस जाने से पहले न्यायालय एक बार केस को जांच पड़ताल करता है, उसे देखता है। कि न्यायालय ने देखा कि इससे ये वाला केस अब से पहले आ चुका है, लेकिन उसका जो वादी था वो किसी अन्य नाम से था, लेकिन ये प्रॉपर्टी वही है। और जो वादी है, वादी पहले वाले वादी से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो उस स्थिति में न्यायालय इस केस को क्या कर देगी, खारिज कर देगी। क्यों करेगी खारिज, तो न्यायालय कहेगा कि भाई जिस केस को आप लेके आए हो उसी केस में एक बार मैं निर्णय दे चुका हूं, उसमें फाइनल डिसीजन मैं अपना दे चुका हूं, तो आप उसी केस को दोबारा उठाकर क्यों लेकर आए हो मेरे पास। तो ऐसे केसों को न्यायालय क्या कर देगा, खारिज कर देगा। तो इसमें बोला है न्यायालय उन केसों को दोबारा नहीं सुन सकती है जिन केसों पर, मतलब जिन पर पहले ही निर्णय दे चुकी है। जिन केसों पर पहले ही क्या दे चुकी है, निर्णय दे चुकी है। भाई ए मानो किसी के नाम की जमीन पर केस लेके आया और न्यायालय ने उसमें निर्णय दे दिया उसे, या बाद उसमें हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्यायालय ने क्या कर दिया, निर्णय दे दिया या खारिज कर दिया, एक बार न्यायालय ने कर दिया। अब जो है बी, जो ए है ये कह रहा है कि ए नाम पर ही ए की, ए जो संपत्ति है उसी पर ए बी के द्वारा केस डलवा रहा है, जो कि उसका सगा भाई है। तो न्यायालय ऐसे केसों को नहीं लेता है जिन पर एक बार अपना निर्णय दे चुका है या खारिज कर चुका है, क्योंकि न्यायालय चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा केसों की सुनवाई हो, कम समय में ज्यादा से ज्यादा केसों की सुनवाई हो। तो इसलिए न्यायालय चाहता है कि एक ही चीज को, एक ही केस को बार बार लाना, एक तो न्यायालय का अपमान है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है, न्यायालय का क्या है, अपमान। तो न्यायालय यह सोचते हुए उस केस को रद्द कर देती है, खारिज कर देती है कि न्यायालय का एक ही केस को थोड़ी बार बार सुनता रहेगा। दूसरा, अगर न्यायालय में इस प्रकार के केस बार बार जाते रहेंगे, भाई एक घर में 4 भाई हैं तो चारों के द्वारा एक एक बार ट्राई करके देखा गया, और भाई ये तो बहुत लंबा चलेगा, फिर उनके बच्चों ने ट्राई करा, फिर उनके बच्चों ने ट्राई करा, तो न्यायालय तो एक ही संपत्ति का निर्णय करने में अपना जीवन गुजार देगी। तो न्यायालय कहता है कि एक केस को, एक ही संपत्ति के ऊपर बार बार थोड़ी हम सुनवाई करेंगे। हाँ, आप उसमें अन्यवादी बन के आ सकते हो, एक साथ में ही, एक साथ आ जाओ जितने आपको आने हैं, हम आपका केस देखेंगे, लेकिन एक ही संपत्ति पर बार बार आना जरूरी नहीं है। इससे एक तो न्यायालय का टाइम बर्बाद होगा, पैसे की खर्च खराबी होगी। तीसरा, न्यायालय से क्या हो जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। चौथा क्या, तीसरा होगा कि न्यायालय में केसों की अधिकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। चौथा, न्यायालयों में जो केसों की सुनवाई औरों केसों की होनी है उनकी क्या हो जाएगी, कम सुनवाई होने लगेगी, क्योंकि एक ही उसी प्रकार के केस जो न्यायालय में इकट्ठे हो जाएंगे। जो नए केस आने वाले थे, जो नए केस थे, उनमें सुनवाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो न्यायालय इस वजह से पूर्व केसों में क्या नहीं करता है, सुनवाई नहीं करता है। अब इसके ऊपर पूरी थ्योरी, पूरा बायोडाटा है, अब उन्हीं चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे सीपीसी सेक्शन 11 में लिखा हुआ है, उसको तो हमें पूरा ही पढ़ना है, लेकिन लिखना अपने शब्दों में है। भाई आपसे बता दे रहा हूं, लिखना अपने शब्दों में है। हम सीपीसी की मर्यादा को मानते हुए हमने उसको पूरा लिखा हुआ है, जो सेक्शन में लिखा है पूरा लिखा है, लेकिन एग्जाम में हम उसे अपनी भाषा में ही लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। प्रश्न है हमारा, प्रण न्याय या पूर्व न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11, ये 11 है, डबल मत समझ लेना, क्या है 11, यहां लिख दूं। इस
विषय में सीपीसी की धारा 11 इस विषय में पूर्ण है। ठीक है, सीपीसी की धारा 11 में पूर्व न्याय का सिद्धांत दिया गया है। क्या दिया है? पूर्व न्याय का सिद्धांत। पूर्व न्याय अभी बहुत देर आपको समझाया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या वाद बिंदु का विचारण नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वाद यानी केस या वाद बिंदु का विचारण नहीं करेगा जिसके वाद पत्र में यह विषय उन्हीं पक्षकारों के मध्य अथवा अन्य पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई उसी हक के अंतर्गत, यानी उसी हक के अंतर्गत, उसी हक का मतलब है, देखो ए और ए बी क्या हैं? सगे भाई हैं भाई। ए और बी क्या हैं? सगे भाई हैं। जितना ए का, ये क्या है? क्या एक जमीन है, ठीक है। जितनी ए की ये जमीन है उतनी ही ए बी की ये जमीन है, ठीक है। एक बार ए बाद लेके आया था, उसमें निर्णय दे दिया, अब बी लेके आ रहा है, तो ये क्या कह रहे हैं? उसी हक के अंतर्गत मुकदमेबाजी करने का दावा करता है। एक ऐसे न्यायालय में जो कि ऐसे परिवर्तित वाद अथवा ऐसे वाद जिसमें ऐसा वाद बिंदु बाद में उठाया गया है कि विचारण में सक्षम है, यानी वही वाद दोबारा से उठाया गया है उसी संबंधित व्यक्ति के घर में से, ठीक है, तो उसमें सुनवाई नहीं होगी। विचारण में सक्षम है किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष एवं सारवान रूप से रहा है और सुना जा चुका है, यानी जिसमें निर्णय हो चुका है तथा अंतिम रूप में ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुका है। यानी ये थी एक राम कथा जो बहुत कैडी थी समझने और समझाने के लिए भी। तो सीधे सीधे क्या है, अब भाषा आप समझ लेना। कोई न्यायालय ऐसे वाद में दोबारा या पुनः सुनवाई नहीं करेगा जिन वादों में न्यायालय पूर्व सुनवाई कर चुका है, अपने निर्णय दे चुका है, अपने डिग्री दे चुका है, या उन्हीं वादों को दोबारा उन्हीं वादी या प्रतिवादी के संबंधी उठाकर लाते हैं न्यायालय में, तो ऐसे वादों में सुनवाई नहीं होगी। उन वादों को पूर्ववाद मानते हुए खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, समझते हैं। और इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित 8 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। भाई जिस प्रकार से यह क्वेश्चन 99% इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से इसके जो 8 स्पष्टीकरण हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। इनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहला स्पष्टीकरण है पूर्ववर्तीवाद वह वाद, यानी पूर्ववर्तीवाद वह वाद होता है जिसमें न्यायालय एक बार अपने निर्णय दे चुका है। उन वादों में न्यायालय दोबारा से निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे वादों को खारिज कर दिया जाएगा। पूर्ववर्तीवाद वह वाद जो कि प्रसंगत वाद से निर्णित हो चुका है, यानी जिसमें एक बार निर्णय दिया जा चुका है, चाहे वह उससे पहले दायर हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। पहला स्पष्टीकरण है। दूसरा स्पष्टीकरण देख लीजिए। पूर्ववर्तीवाद पर जो निर्णय दिया गया है, ऐसा निर्णय देने के लिए वह न्यायालय सक्षम था, उसके अधिकार में था। आगे समझते हैं इसे अच्छे से। देखो यहां पे कै है, यहां पे ख है, ठीक है। कै है वादी, ख है प्रतिवादी। जैसे कि यहां पे बोला है स्पष्टीकरण 2 में, कै ने कोई वाद घेरा न्यायालय में और प्रतिवादी ने अपने बचाव में वहां पे कुछ चीजें दी केस में। अब न्यायालय ने वहां पे क्या दे दिया? निर्णय दिया। तो स्पष्टीकरण 2 ये कह रहा है जो निर्णय न्यायालय ने दिया है वो ऐसा निर्णय हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में हो। प्रत्येक न्यायालय की एक सीमा होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं कि न्यायालय की इतनी सीमा है कि वह 10 लाख रुपए तक के ही वादों को सुन सकती है।
ठीक है। अब न्यायालय में आ गया 11 लाख रुपए का वाद, ठीक है। तो न्यायालय उसको सुनने के लिए क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक है। न्यायालय की क्षमता है 10 लाख रुपए तक के केस को या वाद को सुनने की, लेकिन उनके सामने आ गया 11 लाख रुपए का केस, तो उसको सुनने के लिए वो क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। तो इसी प्रकार यहां पे बोला गया है कि न्यायालय उस प्रकार के केसों को सुन सकती है जिसको सुनने के लिए वो क्या हो, सक्षम हो। जितनी उसकी क्षमता है उसी प्रकार के केस वह सुन सकती है, और उसकी क्षमता अगर उस केस को सुनने लायक है और उसने उसमें निर्णय दिया है तो वो क्या होगा, मान्य माना जाएगा। अगर उसने अपनी क्षमता से ज्यादा के केसों में सुनवाई करी है तो वो क्या होगा, अमान्य होगा। उस प्रकार के केसों में वादी या प्रतिवादी आगे जा सकता है, ठीक है। देख लो, पूर्ववर्तीवाद जो निर्णय दिया गया है, ऐसा निर्णय देने के लिए वह न्यायालय क्या था, सक्षम था। उम्मीद करता हूं यह आप समझ में आया होगा आपके। आगे चलते हैं स्पष्टीकरण 3 पर। रात को 12:30-1 बजे पता नहीं इन कुत्तों को क्या मिल रहा है, इतनी तेज भौंक रहे हैं। स्पष्टीकरण 3। स्पष्टीकरण 3 भाई, स्पष्टीकरण 3 को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, यहां क है और यहां ख है, ये कौन है, वादी। जो केस गिरता है ये कौन है, प्रतिवादी, जिस पर केस गिरता है। तो वादी तो हमेशा ये कहेगा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरी जमीन हत्याई है, या मेरे धन को लूटा गया है, या मेरे संग कपट किया है, या पारिवारिक कोई केस लगाएगा। ये तो वादी क्या करेगा, आरोप लगाएगा। किस पे लगाएगा, प्रतिवादी पर। लेकिन प्रतिवादी हमेशा क्या बोलेगा कि मेरे ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप हैं वो क्या हैं, बेईमानी पूर्वक लगाए गए हैं। क्या है, बेईमानी पूर्वक हैं, कपट से लगाए गए हैं, ईर्ष्यावश हैं, और जो ये मेरे पे आरोप लगा रहे हैं मैं इनको नहीं मानता। ये क्या है, झूठे आरोप हैं। सारे क्या हैं, झूठे आरोप हैं, और मैं इन्हें सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। हमेशा प्रतिवादी ये कहता है, और वादी क्या कहता है कि प्रतिवादी ने मेरे संग गलत किया है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एक पक्ष तो जैसे कोई धन चोरी का केस है, धन चोरी का, वादी ने कहा मेरा धन चोरी हुआ है। किसने कहा, वादी ने। प्रतिवादी क्या बोलेगा कि मैंने धन चोरी नहीं किया है। तो एक पक्ष क्या कह रहा है, हां, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, नहीं। तो एक की क्या है, राइट, और एक की क्या है, रॉन्ग। तो अब समझते हैं तीसरे स्पष्टीकरण को। अगर अब भी समझ में नहीं आया ना तो फिर आने वाला भी नहीं है। स्पष्टीकरण 3 कहता है एक हां करे और एक ना करे। स्पष्टीकरण 3, पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा निर्णित विषय स्वीकार तथा दूसरे पक्षकार द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। स्पष्टीकरण 4, बाद में किसी भी प्रकार के तथ्यों को इस उद्देश्य से नहीं छिपाया जाएगा जिससे दूसरे बाद में इस्तेमाल करने का उद्देश्य हो, ठीक है। इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे ए है और बी है, ठीक है। ए ने केस किया, लेकिन केस करते समय ए ने कुछ ऐसे तथ्य थे जिन्हें छुपाया। वो इसलिए छुपाया कि मैं केस करूंगा और मैं अपना केस क्या है, न्यायालय में लेके जाऊंगा, और वहां से जब कोई निर्णय आ जाएगा या हम जीत जाएंगे या जो भी निर्णय होगा उसके बाद कुछ कारण, हम कुछ रीजन अपने छुपा लें इस केस में से,
और उन जो बचाए हुए रीजन है उनको मैं अपने भाई के द्वारा या अपने किसी परिवार के सदस्य द्वारा उस व्यक्ति पर यानी बी पर दोबारा से प्रतिवादी पर क्या करवाऊंगा, केस। जैसे किसी ने मारपीट करी, किसी व्यक्ति के साथ क्या करी, मारपीट की, और साथ में क्या लूटा, धन लूट लिया, प्लस क्या दी, जान से मारने की धमकी दी। अब इसने ए ने क्या सोचा कि मैं तो जो है धन लूटने का आरोप लगा दूं, ठीक है, और जब इस केस का निर्णय हो जाएगा, ये इसको सजा हो जाएगी, तो मैं अपने भाई के द्वारा मारपीट का और धमकी का दूसरा केस डलवा दूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ये कहता है न्यायालय कि ऐसे तथ्यों को नहीं छुपाया जाएगा जो एक ही केस में बताने जरूरी थे। ये नहीं है कि एक एक, जैसे मारपीट का एक सदस्य घेर दे, एक भाई घेर दे, धन का दूसरा भाई, धमकी का तीसरा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो इन सबको एक ही केस में पिरोया जाएगा, ठीक है। तो यही न्यायालय कह रहा है। बाद में किसी भी प्रकार के तथ्य को इस उद्देश्य से नहीं छिपाया जाएगा जिसे दूसरे बाद में इस्तेमाल करने का उद्देश्य हो, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पष्टीकरण 5। बाद में कोई अनुतोष यानी धन मांगा गया है लेकिन न्यायालय ने उसको इनकार करते निर्णय दिया है तो अनुतोष प्राप्त नहीं होगा। इसको भी समझते हैं बड़े प्यार से। ए ने बी पर यानी वादी ने प्रतिवादी के ऊपर क्या है, पैसे का बाद गिरा, मतलब संपत्ति के साथ साथ पैसे का क्या मांगा, पारितोष, क्या मांगा, धन का पारितोष, कि मेरी संपत्ति की जितनी हानि हुई है, मतलब मैं एक तो मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया है या मेरी संपत्ति का दुरुपयोग किया इन्होंने, या मेरे संग से कपट से संपत्ति को छीन लिया है, कुछ भी ये बात दायर करे जो उसका मन हो, लेकिन साथ ही साथ ये कहे कि मुझे इन सब के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, मेरी संपत्ति के साथ मुझे जो हानि हुई है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, धन चाहिए। न्यायालय में केस गया, न्यायालय ने बोला, मतलब बोला क्या, उसने इनकारी कर दिया। इन्होंने कहा कि आपकी जमीन को इन्होंने क्या करा है, वादी ने कपट से आपसे खरीद लिया है, या कपट से आपकी जो भूमि पर कोई गलत कृत्य करा है, सही है, तो उसके लिए हम निर्णय देते हैं। लेकिन ये जो पैसे वाली बात है, न्यायालय ने क्या कर दिया, इस चीज को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो वादी इस चीज के लिए दोबारा से क्या है, केस नहीं डाल सकता कि पहले मैंने केस डाला तो न्यायालय ने धन मुझे नहीं दिलवाया है, इग्नोर कर दिया है, तो उस पारितोष को, उस धन को दोबारा प्राप्त करने के लिए जो न्यायालय ने नकार दिया है या जिस पर ध्यान ही नहीं, मतलब उचित नहीं समझा है, तो उस पर दोबारा केस नहीं डाला जा सकता। जिस पारितोष को, जिस धन को न्यायालय ने स्वीकार ही नहीं किया दिलाना, तो उस पर दोबारा केस नहीं डाला जाएगा। बाद में कोई अनुतोष यानी धन मांगा है लेकिन न्यायालय ने उसको इनकार करते ही निर्णय दिया है तो अनुतोष प्राप्त नहीं होगा। न्यायालय ने कहा है आप धन संबंधी चीजों को क्यों मांग रहे हो, ये तो गलत है, आपका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट उस पर आई है, उसको देखते हुए न्यायालय ने अपने निर्णय दे दिया, तो दोबारा से वो धन प्राप्त के लिए बाद नहीं डाल सकता। स्पष्टीकरण 6। पूर्ववर्तीवाद जिसमें एक से अधिक वादी हो सकते थे लेकिन किसी एक ने वाद दायर किया और निर्णय कोई भी आए तो, इसे यहां से काट दो, दायर किया और निर्णय कोई भी आए तो ऐसा वाद अन्य वादी उसी प्रकार से वाद नहीं ला सकते। अब देखो इस बात को समझो, अभी हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने गौर से या ध्यान से सुना होगा तो वादी है और प्रतिवादी। आपने अक्सर सुना होगा जैसे वादी के संग अन्य लगा होता है, तो यहां पे जैसे अन्य का मतलब है जो वादी पक्ष है इसमें एक
के साथ साथ एक और है, या एक के साथ अन्य, यानी कई भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 काफी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ रा ए और बी दो नाम के भाई हैं, कौन है? वादी। लेकिन ये दोनों ही क्या थे? इसमें वादी बन सकते थे इस केस में जो प्रतिवादी पे डाला जा रहा है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि पहले एक बाद डालेगा, क्या करेगा? एक केस घेरेगा और उसके बाद जो निर्णय आ जाएगा, उसके बाद अगर निर्णय हमारे फेवर में नहीं आया तो उसी केस को, उसी संपत्ति के ऊपर बी दोबारा से क्या करेगा? केस डालेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे एक कोई सार्वजनिक मुकदमा है, जैसे सार्वजनिक आप जानते होंगे जो सबके लिए क्या होता है? उपयोगी होता है, ठीक है। सार्वजनिक कोई एक ले लो, धर्मशाला। धर्मशाला के पक्ष में केस घेरा गया प्रतिवादी के ऊपर कि उसने धर्मशाला में जाके क्या करी है? चोरी करी है। तो भाई धर्मशाला जो वो थी सार्वजनिक, यानी कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता था। वो क्या थी? सरकारी थी या सार्वजनिक थी। तो एक व्यक्ति ने, एक पक्ष ने, मतलब यहाँ पे ए नाम के व्यक्ति ने केस डाल दिया, यानी एक जाति, मान लो एक जाति के व्यक्ति ने किस पर केस डाल दिया? प्रतिवादी पर, कि इसने धर्मशाला से क्या करी है? चोरी की है, ठीक है भाई। केस डाल दिया। अब केस का हो गया निर्णय, वादी जीते या प्रतिवादी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब भाई धर्मशाला कैसी थी? सार्वजनिक। अब दूसरी जाति के लोगों ने, दूसरी जाति मान लो या दूसरे किसी व्यक्ति ने मान लो, सही है, अब फिर से उसी केस को उठा दिया कि आज से कुछ वर्ष पहले धर्मशाला में फलाने प्रतिवादी ने चोरी की थी। तो न्यायालय ने वो कहा कि इसमें तो मैं निर्णय पहले दे चुका हूं। तो वादी बोलेगा कि वो तो पहले पक्षकार थे ए नाम के, उन्होंने इस पे केस डाला था, इस पे तो न्यायालय बोलेगा भाई ए ने घेरा है, बी ने घेरा या सी ने घेरा, तो उसमें आप पहले आप शामिल हो सकते थे, क्यों नहीं शामिल हुए हैं? आप ए बी सी डी जितने हैं पहले ही शामिल हो जाते। ऐसे थोड़ी है, इसमें अगर 100 जाति होंगी तो 100 की 100 जाति थोड़ी यहाँ पे लेके आ जाएंगी केस। तो ऐसे तो एक केस 100 बार चलेगा, और 100 बार चलने का मतलब है सिविल न्यायालय में तो केस वैसे ही धीरे धीरे चलते हैं, तो एक केस को सुनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, तो शताब्दी गुजर जाएंगी। ऐसे तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी केस चलता रहेगा। भाई क्यों न्यायालय का मजाक बना रहे हो आप? ऐसा नहीं होगा भाई। आप धर्मशाला सार्वजनिक है तो आप सब लोग, एक ट्रस्ट होगा इसका, सभी जाति के लोग एक पंचायत करते, उसमें जो सदस्य एकत्रित हो जाते, मुखिया एकत्रित होके उस व्यक्ति के ऊपर केस कर देते आप। अब ये थोड़ी है कि पहले एक व्यक्ति ने केस कर दिया फिर दूसरे व्यक्ति ने उसका केस कर दिया। भाई अपराध तो एक ही किया है, तो एक केस डाल दो, उसमें सजा ले लेगा। ये थोड़ी है वो हर प्रत्येक केस के लिए 5-5 या 10-10 साल सजा काट के आएगा वो बेचारा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब समझेंगे स्पष्टीकरण 6 को। पूर्ववर्ती वाद जिसमें एक से अधिक वादी हो सकते थे। क्या हो सकते थे? एक से अधिक वादी हो सकते थे, भिन्न भिन्न लोग हो सकते थे, लेकिन किसी एक ने वाद दायर किया और निर्णय कोई भी आए, चाहे तो वादी के पक्ष में आए या प्रतिवादी के पक्ष में आए, तो ऐसा वाद अन्य वादी उसी प्रकार से वाद नहीं ला सकता। यानी अन्य वादी उसी प्रकार से उस प्रतिवादी पर वाद नहीं ला सकता कि इसने चोरी की है, ठीक है। स्पष्टीकरण 7। पूर्व न्याय के संबंध किसी अन्य निर्णय के पूरा या समाप्त या निष्पादन के लिए कार्यवाही में भी लागू होंगे। यानी इससे पहले अगर कोई निर्णय दिया गया होगा तो उसके तथ्य इस केस में लागू होंगे, ठीक है। अब स्पष्टीकरण 8 देखते हैं। पूर्व न्यायालय बाद वाले दावे को सुनने के लिए सक्षम न हो। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। पूर्व न्यायालय बाद वाले दावे को सुनने के लिए सक्षम ना हो, इसे समझते हैं। एक
बी। ए क्या है? वादी है। बी क्या है? प्रतिवादी है। ये कोई भूमि का टुकड़ा है, इसकी कीमत है 10 लाख। ठीक है। और केस मान लो हम एक कल्पना कर रहे हैं 2000 का है। ठीक है। 2000 में वादी ने 10 लाख रुपए का केस जो है किसके ऊपर घेरा? बी प्रतिवादी के ऊपर डाला। ठीक है। और इसमें क्या हो गया? निर्णय आ गया। 2005 में मान लो, जैसे 2005 में क्या आ गया? निर्णय आ गया। अब जो है व्यक्ति उसी केस को या तो हारे या जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 साल बाद इस जो प्लॉट है या कोई भूमि का कोई टुकड़ा है, इसकी कीमत बढ़ के हो गई 20 लाख रुपए। भाई भूमि की कीमत क्या हो गई? पहले थी 10 लाख रुपए, अब हो गई 20 लाख रुपए। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसने सोचा कि पहले तो हमारे खेत की कीमत मतलब भूमि की कीमत 10 लाख रुपए थी, तो हमने प्रतिवादी पर केस गिरा था। हम हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं है, या तो जीत भी सकता है हार भी सकता है। हमारा मतलब है निर्णय न्यायालय एक बार दे चुका है, किसी भी प्रकार का दिया हो चाहे उसने। वादी ने सोचा पहले 10 लाख थी, अब इसकी कीमत जो है 10 लाख और बढ़ गई है, अब तो इसकी कीमत चेंज हो गई है। अब क्या करो? प्रतिवादी के ऊपर दोबारा से केस करो, शायद अब के कुछ और फायदा हो जाए हमें। लेकिन जो न्यायालय की जो सीमा है वो सिर्फ 10 लाख रुपए तक के केस सुनने के लिए है, तो वो न्यायालय इस प्रकार के केस को दोबारा नहीं सुन सकता। भाई अब वो कहेंगे वादी कि सर हमने इसी केस को आपको पहले लाके दिया था, तब तो आपने इसमें निर्णय दे दिया था, लेकिन उसी केस को, उसी जमीन के ऊपर हम केस दोबारा लेके आए हैं, उसमें आप निर्णय क्यों नहीं दे रहे हो? तो न्यायालय कहेगा कि मेरी जो क्षमता है वो 10 लाख रुपए तक के केस हैं उनको सुनने की थी। अब तुम पहली बार तो उसी भूमि पर, उसी जमीन पर केस लेके आए हो दोबारा से। दूसरी बात, उस बात को मैं देख ही नहीं रहा कि आप लेके आए हो या ना आए हो, पहले तो मैं यही नहीं देख रहा। मैं सबसे पहले ये देख रहा हूं कि आप 20 लाख रुपए का केस लेके आए हो और मेरी क्षमता है 10 लाख तक की सुनने की, तो मैं 20 लाख के संपत्ति का केस नहीं सुन सकता। आप इसके लिए कहां जाओगे? आगे जाओगे। ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या होगा? आगे जाएगा और इसे इस प्रकार के केसों को न्यायालय नहीं सुनेगा, इग्नोर कर देगा, खारिज कर देगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो 8 स्पष्टीकरण थे, मैंने जो समझाने की कोशिश की है, शायद आपकी समझ में आ गए होंगे। एक बार लिख लेना, एग्जाम्पलों को सुन लेना और ध्यान से, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल है, श्रीमती पुजारी बाई बनाम मदन गोपाल 1989 ऐसे। ठीक है। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता रहता हूं, जब हम कोई केस लिखते हैं तो केस लिखने पर हमारे एक केस पर 4 से 5 नंबर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगर हम 2 से 3 केस लिखते हैं तो हमें 8 से 9 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। केस पर ही। अगर 20 नंबर का अगर हमारा क्वेश्चन है और हमने उसमें 3 केसेस डाल दिए हैं तो हमारे 8 से 9 नंबर केसों पे ही मिल जाएंगे। तो इस केस में क्या था? यदि पक्षकार द्वारा दायर याचिका अति विलंब या अन्य कारण से खारिज कर दी जाती है तो वह पूर्व न्याय का प्रभाव नहीं रखेगी। अब एक बात यह है कि पूर्व न्याय का लाभ नहीं मिल सकता, किन कारणों से, वो हमने बताया है सारी चीजें। लेकिन अगर कोई याचिका दायर करने में किसी कारण से वो उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसकी जो याचिका है खारिज नहीं की जाएगी। ठीक है। और ना उससे ये कहा जाएगा कि वह पूर्व न्याय का प्रभाव नहीं रखेगी। जब उसे मतलब नहीं स्वीकार किया गया विलंब की वजह से, और वही जो दोबारा से, जैसे कोई ए है और बी है, ए कोई केस डालना चाह रहा था लेकिन किसी कारण से उसे क्या हो गया? देरी हो गई, तो अब न्यायालय उसके केस को खारिज नहीं करेगा कि आपका विलंब हुआ है, तो आपको एक मौका और दिया जा रहा है। ठीक है।
पूर्व न्याय का उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है खर्चे को रोकना तथा वाद की अधिकता को रोकना है, जिससे वाद की अधिक सुनवाई हो। नंबर 1 पॉइंट देखो, या तो आप यहां से यहां तक लिख सकते हो, नहीं तो आप पॉइंटों में लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पूर्व न्याय का उद्देश्य ऐसे डाल के आप पॉइंट वाइज लिखना। ये मैंने इसलिए लिख दिया है, अगर कोई आप ऐसा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप पॉइंट वाइज लिखना। वाद की बहुलता को रोकना नंबर 1। नंबर 2 दोहरे वाद से सुरक्षा, यानी एक ही व्यक्ति पर दो बार वाद ना हो, उसकी क्या होगी, सुरक्षा होगी। न्यायालय के निर्णय को सही व अंतिम बनाना, यानी न्यायालय की गरिमा को बनाए रखना। भाई एक ही केस को अगर न्यायालय बार बार सुनता रहेगा तो न्यायालय की क्या होगी, मजाक बनेगी कि भाई कैसा न्यायालय है, एक केस को बार बार सुनना है, इसमें एक बार से निर्णय नहीं दिया जा रहा है, कैसा जज है, कैसा न्यायालय है। तो न्यायालय की क्या है, मर्यादा को भी देखना होता है। पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू करने के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं। जो पूर्व न्याय के सिद्धांत हैं उसको लागू करने के लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें हैं, उनको देखते हैं। पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती वाद की विषय वस्तु समान होनी चाहिए। समझते हैं अच्छे से। इसमें बोला है पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती वाद की विषय वस्तु समान होनी चाहिए। जैसे वादी ने एक बार केस घेरा कि मेरे से कपट से मेरी भूमि को क्या है, खरीद लिया गया है और उसका मुझे मूल्य उतना नहीं मिला जितना उसका मिलना चाहिए था, या इन्होंने कपट करके मुझे कोई धन नहीं दिया है और मेरी भूमि को कब्जे में ले लिया है और मुझे धमकाया जा रहा है। इस प्रकार का केस इन्होंने एक बार प्रतिवादी पर कर दिया और इसमें न्यायालय ने निर्णय दे दिया। निर्णय चाहे वादी के पक्ष में जाए या प्रतिवादी के पक्ष में जाए। अब उसी प्रकार का वाद दोबारा आ गया तो न्यायालय और उन्होंने दोबारा वाद घेरा उसी भूमि पर जिस पर एक बार न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, उसी पर दोबारा वाद हो और बिल्कुल सेम हो भूमि का और कपट का। दोबारा से उसी वादी ने उसी प्रतिवादी के ऊपर या वादी के घर में से किसी सदस्य ने उसी प्रतिवादी के किसी सदस्य पर उसी भूमि के ऊपर दोबारा से वाद गिरना चाहा, तो ऐसे वादों को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पे एक बार निर्णय हो चुका है और जिस पर एक बार निर्णय हो जाता है न्यायालय उस पर दोबारा निर्णय नहीं देती है, ऐसे वादों को खारिज कर देती है। तो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती वाद की विषय वस्तु यानी अभिकथन समान होने चाहिए। पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वाद के पक्ष समान हो। जैसे एक घर के हो सकते हैं, एक सदस्य हो सकते हैं। जैसे यहां पे पहले ए ने वाद घेरा बी के ऊपर। अब ए ने क्या बोला कि इसमें तो एक बार निर्णय हो चुका है, हमारे पक्ष में आया है या ना आया वो दूसरी बात है। अब ए ने क्या बोला अपने भाई सी से या ए बी से, ए बी एक का नाम है ए ने डाल दिया पहले, अब ए बी ने घेरा किस पर, बी सी पर। ये बी सी का भाई है कि अब के इसके भाई ने इसके भाई के ऊपर केस गिरना चाहा इसी भूमि पर, तो ऐसा नहीं हो सकता। या इसी ने ए ने बी के ऊपर केस करना चाहा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं, पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वाद के पक्ष समान हो। दोनों पक्ष क्या है, समान है, तो ऐसा वाद नहीं पड़ सकता। पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वाद में पक्षों के समान हक होने चाहिए। समान क्या हो, हक हो। भाई ए और ए बी क्या है, सगे भाई हैं। ए का जितना अधिकार इस भूमि पर है, ए बी का भी उतना ही अधिकार इस पर है। बी का जितना अधिकार मतलब इसको निर्णय बाद में है। भाई अगर किसी का भाई फंस रहा है किसी केस में तो बीसीबी पर भी तो इतना ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वाद में पक्षों के समान हक होने चाहिए। यानी भाई एक परिवार ये है, भाई यहाँ तो अगर प्रतिवादी पर अगर कोई केस पड़ेगा तो यहाँ तो सब दुखी रहेंगे, यहाँ सब सुखी रहेंगे।
तो प्रभाव यहाँ पे एक जैसा पड़ रहा है, यहाँ पे एक जैसा अलग पड़ रहा है। यहाँ पे दुख का प्रभाव इसकी फैमिली में अलग पड़ेगा और इसकी फैमिली में प्रभाव अलग रहेगा। तो ये कह रहे हैं एक जैसे प्रभाव नहीं होने चाहिए। यहाँ ए बी बी सी, ठीक है। पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती वाद का विचारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। जैसा कि हम बता चुके हैं, अगर किसी न्यायालय की कैपेसिटी 10 लाख रुपए तक के केस सुनने की है और वहां पे 11 लाख रुपए का केस चला गया, केस चला गया, बाद चला गया, तो वहां पर वो न्यायालय उसे सुनने के लिए सक्षम नहीं है। तो सक्षम न्यायालय होना चाहिए, उसकी शक्ति के अधिकार में होना चाहिए। पूर्ववर्ती वाद का अंतिम रूप में निपटारा किया गया हो। जो वाद है, न्यायालय ने इसका पूर्ण रूप से परीक्षण करने के बाद ही निर्णय दिया हो। जैसे वादी को भी सुना और प्रतिवादी को भी सुना, दोनों को सुना और पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है, संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो। ठीक है, पूर्ववर्ती वाद का अंतिम रूप में निपटारा किया गया हो। ठीक है, प्रलक्षित पूर्व न्याय का सिद्धांत दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में इसका वर्णन किया गया है। यदि कोई विषय ऐसे पूर्ववर्ती मुकदमे में आक्रमण, यहां पे देखो ये 2 बार लिख गया है, ऐसे पूर्ववर्ती और ऐसे पूर्ववर्ती। ठीक है, एक को काट लेना। यदि कोई विषय ऐसे पूर्ववर्ती मुकदमे में आक्रमण या रक्षा का आधार बनाया जा सकता था, तो ऐसे प्रश्नों को तब नहीं उठाया जा सकता कि बाद फिर उन्हीं पक्षकारों के मध्य है। जैसा कि मैंने बताया है कि हमने स्पष्टीकरण करा था, स्पष्टीकरण 4 में, बाद में किसी भी प्रकार के तथ्यों को इस उद्देश्य से नहीं छिपाया जाएगा जिसे दूसरे बाद में इस्तेमाल करने का उद्देश्य हो। कि ऐसे कुछ उद्देश्य मतलब कारण छुपा लो कि या तो मैं ही उस पर दोबारा से केस कर दूंगा इन तथ्यों को लेकर, या मैं अपने भाई के द्वारा उस पर दोबारा से इन कारणों को उठाकर केस कर दूंगा, जबकि उन्हीं कारणों को पहले वाले केस में दिया जा सकता था। ठीक है, तो यहां पे यही बात बोली है। तो प्रश्नों को तब नहीं उठाया जा सकता, बाद फिर उन्हीं पक्षकारों के मध्य है। ऐसा होने पर कभी वाद समाप्त ही नहीं होगा और पक्षकार हर बार नया वाद लाएंगे, जिससे मुकदमे की संख्या और अवधि बढ़ जाएगी। इसको एक बार और समझा देता हूं। जैसे ए और बी, वादी प्रतिवादी। ठीक है, इसने वादी के संग क्या हुआ था? कपट हुआ, वादी के घर में चोरी हुई, धमकी दी गई और प्लस इसकी जमीन को हथियाया गया। क्या है? जमीन का केस है। वादी ने क्या करा कि अब फिलहाल तो हम कपट का और जमीन का केस इस पे डाल देते हैं। क्या? कपट का और जमीन का केस किस पे डाल देते हैं? प्रतिवादी पर। और जब इस केस का निर्णय हो जाएगा, या तो मैं ही या अपने भाई ए बी से बी के ऊपर, या बी के भाई बी सी के ऊपर मैं 420 का और धमकी का केस डलवा दूंगा। 420 और धमकी, या कोई और भी अन्य तथ्य बन सकते हैं जो सिविल में आते हों। ठीक है, उसका केस अपने भाई से या तो मैं ही या अपने भाई से प्रतिवादी पर, या प्रतिवादी के भाई पर, या उसके किसी घर के सदस्य के ऊपर मैं डलवा दूंगा। तो न्यायालय ऐसे वादों को खारिज कर देगा कि भाई आप इन सभी तथ्यों को एक बार में ही इकट्ठा करके एक ही केस में पहले ही डाल सकते थे, आपने पहले क्यों नहीं बताए?
आप तो इसका विभाजन कर दिया अपने आप ही, वो अपने आप ही न्यायालय बन गया आप तो अपने आप में ही। आपने इन सभी तथ्यों को पहले क्यों नहीं लाया? और दूसरी बात, ऐसे बात दोनों दो पक्षों के मध्य हो, जैसे बी है और ए है, इन दोनों के मध्य हो गया, और ये ही पक्षकार यानी ए बी हो या बी सी हो, भाई परिवार तो एक ही है, फैमिली तो एक ही है, और जमीन भूमि या कपट वही है जो एक बार में हुआ है। तो इस प्रकार के केसों को उन्हीं पक्षकारों के बीच में नहीं लगाया जा सकता जिन पर एक बार निर्णय हो गया है। न्यायालय कहता है अब के ए ने लगाया है, फिर ए बी ने लगाया है, फिर ए बी सी लगा देगा, फिर ए बी सी डी लगा देगा, यहाँ पे बी पे लगाया है, फिर बी सी पे लग जाएगा, बी सी डी पे लग जाएगा। भाई ऐसे तो ये केस क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। ऐसे तो न्यायालय एक ही केस को सुनता रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी यहां से रह गया था। ऐसा होने पर कभी वाद समाप्ति नहीं होगा और पक्षकार हर बार नया वाद लाएंगे, जिससे मुकदमे की संख्या और अवधि बढ़ जाएगी। क्या एक वचन पत्र के आधार पर धन वसूल करने के लिए ख के खिलाफ दावा करता है। ख यह समर्थन करता है कि वचन पत्र उससे अनुचित प्रभाव द्वारा लिया गया था। इसी आपत्ति के बावजूद भी न्यायालय ने डिक्री दे दी। ठीक है। बाद में प्रतिवादी कपट और जबरदस्ती के आधार पर एक नए दावे के द्वारा उस वचन पत्र पर आपत्ति करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका यह कर्तव्य था कि यह कपट और जोर जबरदस्ती के आधार पर उसे पहले वाद का विरोध करता है। जैसा कि यहाँ है, कै एक वचन पत्र के आधार पर धन वसूली का वाद किस पर करता है? ख पे। अब समझते हैं। कै ने ख के ऊपर, कै कौन है? वादी है। ख कौन है? प्रतिवादी। कै ने वाद डाला धन वसूली का। किसका? धन वसूली का। प्रतिवादी ने अपने बचाव में, इसने क्या करा? अभिवचन। भाई प्रतिवादी को क्या होता है? अपने बचाव में अपना बचाव अपने न्यायालय के सामने पेश करे। इसने अपने बचाव में लिखा कि ये जो धन वसूली का जो केस है ये कैसा है? धन वसूली का है, और जो धन वसूली है कै और ख के बीच एक वचन पत्र बना था। क्या हुआ था? वचन पत्र, शपथ पत्र बना था कि ख कै को पैसे देगा, ख देगा पैसे कै को। अब कै ने इससे पैसे मांगे, इसने देने से मना कर दिया, ये केस लेके आ गए। तो ख जो अपने बचाव में क्या कह रहा है कि ये जो वचन पत्र इन्होंने बनवाया था, कै ने ये बनवाया था अनुचित प्रभाव से, अनुचित प्रभाव से, यानी इन्होंने मुझे ऐसा प्रभाव दिया जिससे मैं इनके वैसे इनकी बात पे विश्वास करने लगा। ठीक है। अब न्यायालय ने क्या करा? इसमें कर दिया निर्णय। निर्णय गया कै के पक्ष में। ठीक है। अब ये बोला कै कि भाई मैंने तो बताया था कि अनुचित प्रभाव से लिया गया है। अब ये जो कै है इसके मन में आया कि अब के तो मैंने अनुचित प्रभाव दिया था, अब के मैं जो है कपट का और जबरदस्ती का नाम लूंगा। तो न्यायालय बोला कि भाई अगर आपको कपट और जबरदस्ती का ही बताना था कि कै ने आपके संग कपट करके या जबरदस्ती करके आपसे धन वसूली का वचन पत्र लिया था, तो आपने पहली बार में ही क्यों नहीं बताया? भाई आप दूसरी बात क्यों लाना चाहते हो? ठीक है। आपने पहले बाद में बताते कि अनुचित प्रभाव, कपट और जबरदस्ती से ये वचन पत्र मेरे से लिया है। आपने इन दो तथ्यों को क्यों छुपाया? ये तुम्हारी गलती है। हमने निर्णय एक बार दे दिया है, और न्यायालय कहता है कि एक ही प्रकार के केस में दोबारा से न्यायालय में निर्णय नहीं दिया जाएगा। तो आप कपट का लेके आओ, धमकी का लेके आओ या किसी डकैती का लेके आओ, हम इसको मान्य नहीं करेंगे। आपको ये कपट और जबरदस्ती पहले ही बतानी चाहिए थी।
जैसा कि यहाँ पे है, प्रतिवादी कपट और जबरदस्ती के आधार पर एक नए दावे के द्वारा उस वचन पत्र पर आपत्ति करना चाहता है, वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका यह कर्तव्य था कि यह कपट और जोर जबरदस्ती के आधार पर उसे पहले वाद का विरोध करता है। उसके या उस पहले वाद का विरोध, ये सही था, उस पहले वाद का, जो पहले वाद हो चुका है उस पहले वाद का विरोध करता है। आगे चलते हैं। क्या निष्पादन की कार्यवाही में भी पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है? आगे चलते हैं। धारा 11 के स्पष्टीकरण 7 के अंतर्गत, धारा 7 के स्पष्टीकरण 7 के अंतर्गत पूर्व न्याय के सिद्धांत को आज्ञप्ति यानी डिक्री, जो निर्णय कहते हैं, आज्ञप्ति का मतलब होता है डिक्री, निर्णय, यहां समझ लो, आज्ञप्ति यानी डिक्री या निर्णय, जो न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए जाते हैं। आज्ञप्ति कह सकते हैं, डिक्री कह सकते हैं, निर्णय कह सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है। पूर्व न्याय के सिद्धांत को आज्ञप्ति की कार्यवाही में भी लागू कर दिया गया है। इस प्रकार निष्पादन की कार्यवाही में निर्णित किया गया है कोई विषय या प्रश्न किसी भी पश्चातवर्ती कार्यवाही में उसी विषय पर या फिर से उत्पन्न होने पर पूर्व न्याय का सिद्धांत कार्यवाही को बहिष्कृत कर देगा। यानी कि एक ही प्रकार के केस को दोबारा से अगर लाया जाता है जिस पर आज्ञप्ति, डिक्री या निर्णय हो चुका है, ऐसे केसों को क्या होगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसी प्रकार निष्पादन की कार्यवाही में परिलक्षित पूर्व न्याय के सिद्धांत को भी लागू किया गया है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। नागता सिंह बनाम शिवशंकर तथा अन्य 1981। वादी भूमि में अपने मौरूजीदार के इस तत्व की घोषणा का प्रश्न पूर्ववर्ती वाद में उठाने में असफल रहा था। मतलब वादी अपने किसी एक बात को पूर्ववर्ती वाद में उठाने से असफल रहा। उस भूमि पर प्रतिकूल कब्जा विद्यमान था, अतः विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या पश्चातवर्ती वाद में वाद उठाया जा सकता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि धारा 11 के अंतर्गत पूर्व न्यायालय के सिद्धांत अनुसार हक संबंधी संपूर्ण मामले पर निर्णय होने के बाद यह प्रश्न पुनः नहीं उठाया जा सकता। वादी भूमि में अपने मौरूसीदार के इस तत्व की घोषणा का प्रश्न पूर्ववर्ती वाद में उठाने से असफल रहा था। कहने का मतलब यह है, जो वादी है जब उसने केस घेरा था तो केस घेरते वक्त उससे कोई एक तथ्य जिससे वो न्यायालय में और मजबूती से अपने पक्ष को रख सकता था, उसको लिखने में वो चूक कर गया। अब वो जो वादी है वो सोच रहा है कि अब मैं दोबारा से केस डालूंगा और जो तथ्य मेरे से छूट गया है उससे दोबारा जब मैं केस करूंगा तो केस में मेरे में मजबूती आ जाएगी। तो न्यायालय कहता है कि इस प्रकार के केसों को दोबारा स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें पहले निर्णय हो चुका है। ऐसा केस में कहा गया था नागता सिंह बनाम शिवशंकर तथा अन्य। मतलब जो बनाम है इसमें शिवशंकर के साथ साथ और भी व्यक्ति थे जिनके ऊपर केस डाला गया था। किसने? नागता सिंह ने। और ये कब हुआ था? 1981 में। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जब आप पढ़ते हो तो एक आध शब्द जो है गलत पढ़ देते हो। मैं मानता हूं मैं गलत पढ़ देता हूं, कभी कभार टंग फिसल जाती है तो मैं शब्द भी गलत बोल जाता हूं। तो ये होता है लगातार बोलने की वजह से। भाई थ्योरेटिकल है, कोई मैथ का क्वेश्चन तो भाई है नहीं कि अब बिल्कुल ऐसे चलेगा 2 4 2 6 2 4 6 8। भाई ये तो रिदम बन जाता है, लेकिन जो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाई
इसमें अपने तर्क भी जोड़कर हमें कोशिश करनी होती है मुझे, कि सिर्फ मेरा मकसद होता है आपको समझाना, जिसमें अपनी खड़ी भाषा का, देसी भाषा का, अपनी डेली यूज की भाषा का भी इस्तेमाल मुझे करना पड़ जाता है। ठीक है, बस मेरा मकसद होता है कि अपनी सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ आपको समझाना। उस वजह से कभी कभार एक आध शब्द मैं गलत भी पढ़ देता हूँ, और जैसा कि कहीं कोई एक आध शब्द गलत भी लिख जाता है तो आप इतने तो समझदार हो कि लिखाई में कहीं एक दो शब्द ऊपर नीचे लाइन में कहीं रिदम नहीं बनना है तो उसे आप सही कर सकते हो। ठीक है, और मैं फिर भी भाई बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। पहले बच्चे कहते थे कि सर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, मैं उसको भी बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ, बस आपके समझ में अच्छा आए, बस इस वजह से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट बार और एक बार बता देता हूँ, ये जो पूर्व न्याय का जो क्वेश्चन था 99% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो कह ना सकता, नहीं तो यह क्वेश्चन 99% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।